कभी खुशियों के सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और इस वीडियो में मैं आपका थर्ड लेसन जो है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, और ये खुद लिखा है बिचेंद्री पाल जी ने, जो खुद एवरेस्ट की शिखर यात्रा करके आई हैं, वो एवरेस्ट पर फतह करके आई हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो प्रश्न हैं अभ्यास भाषा अध्ययन के या भाषा पाठ के आसपास के, सभी को क्लियर करा दूंगा। एक दो बार आप वीडियो देख लेंगे ना, तो बिल्कुल भी अदर दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें। चलिए शुरू करें। देखिए, पहला आपको पाठ में जो है मिलेगा क्वेश्चन कि अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था। वो जो दल था जो शिखर यात्रा कर रहा था एवरेस्ट पर चढ़ने की, तो उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका उत्तर है कि अग्रिम दल का नेतृत्व प्रेमचंद कर रहा था। कौन? प्रेमचंद्र। क्लियर है? हो गया है ना, कुछ भी नहीं है। अगला है कि लेखिका को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा। लेखिका जो बिचेंद्री पाल जी हैं, इनको सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा? तो सुनिए कि लेखिका को सागर माथा नाम अच्छा लगा क्योंकि, यहां तक तो प्रश्न ही है, अब आंसर यहां से शुरू होगा। क्योंकि सागर के पैर नदियां हैं, सागर के पैर नदियां हैं, तो सबसे ऊंची चोटी उसका माथा है ना। सागर के पैर अगर नदियां हैं तो सबसे ऊंची चोटी जो है माथा है, और यह एक फूल की तरह दिखाई देता है जैसे माथा हो, इसलिए उनको जी सागर माथा नाम अच्छा लगा। उनने कहा कि सागर का अगर पैर नदियां हैं तो माथा जो है चोटियां हैं ऊपर, है ना, ऊपर की चोटियां हैं, यह एक फूल की तरह दिखाई देता है जैसे माथा हो। ठीक है, अगला है लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा। तो इसका उत्तर है कि लेखिका को एक बड़े भारी बर्फ का बड़ा फूल, है ना, लेखिका को एक बड़े भारी बर्फ का बड़ा फूल पर्वत शिखर पर लहराता हुआ ध्वज जैसा लगा, है ना। इतना ही है, एक लाइन में फिनिश है ना, ज्यादा भी तिगड़म नहीं है, कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा, एक लाइन में फिनिश। कि जो लेखिका है इनको एक बड़े भारी बर्फ का जो प्लूम यानी फूल पर्वत शिखर पर लहराता हुआ ध्वज जैसा लगा। ध्वज मतलब झंडे जैसा। फोर्थ क्वेश्चन है हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने लोग घायल हो गए। तो भैया शिखर यात्रा में हिमस्खलन यानी जो बर्फ खिसक के भी टूट के गिरी, इसमें हिमस्खलन में एक की मृत्यु हुई और 4 लोग जो है घायल हो चुके थे, है ना, घायल हो गए। एक की मृत्यु 4 लोग घायल, एक की मृत्यु 4 लोग घायल, खत्म। ठीक है, अगला है मृत्यु के अवसाद देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा। तो सुनिए, मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। भैया काम ही इतना खतरनाक है कि मृत्यु या घायल या चोट होना या खतरा तो स्वाभाविक है, याद रखना। तो उन्होंने यही कहा कि एवरेस्ट जैसी महान अभियान में चोट, घायलपन और मृत्यु को स्वीकार करना चाहिए। अगला है सहायक की मृत्यु कैसे हुई। तो सुनिए कि जलवायु अनुकूल ना होने के कारण रसोई सहायक की मृत्यु हो गई। जलवायु अनुकूल ना होने के कारण, जलवायु जो थी प्रतिकूल थी, रहने के लायक नहीं थी, इसलिए जो है उसकी मृत्यु हो गई, वो झेल नहीं पाया। ठीक है, अगला है कि कैंप 4 कहां और कब लगाया गया। तो सुनिए, जो कैंप 4 है वो 29 अप्रैल 1984 को 1984 अप्रैल को 7,900 मीटर पर साउथ कोल में लगाया गया। 7,900 मीटर पर साउथ कोल, 7,900 मीटर ऊंचाई पर, है ना, ऊंचाई पर साउथ कोल में लगाया गया। अगला है 8 क्वेश्चन कि लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया। लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया। तो सुनिए कि लेखिका बिचेंद्री पाल ने शेरपा कुली को अपना परिचय यह कहकर दिया कि, अब भैया इतना तो क्वेश्चन ही है, अब आंसर यहां से शुरू होता है, वह बिल्कुल ही नौसिखिया है और एवरेस्ट उसका पहला अभियान है। बिचेंद्री पाल जी ने कहा वह एक नौसिखिया है जो नई नई सीखी है
और एवरेस्ट उनका पहला अभियान है। मतलब इस तरह उन्होंने अपना परिचय दिया। अगला है कि लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी। सुनिए कि लेखिका की सफलता पर बधाई देते हुए कर्नल खुल्लर ने कहा, अब कहा क्या, सुनिए, इधर से आंसर है, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में जियोगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम अलग होगा। याद रखना, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहता हूं, देश को तुम पर गर्व है और अब तुम एक ऐसे संसार में जियोगी जो तुम छोड़ के आई हो पीछे, उससे अलग होगा। ठीक है, अब जब लौट कर जाओगी तो तुम्हें व्यक्ति एक महान आदमी की दृष्टि से देखेंगे क्योंकि तुम विजय फतह कर ली है तुमने एवरेस्ट पर, है ना, विचेंद्री पाल जी ने। अगला है 25 से 30 शब्दों में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए मिलेगा कि नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा। तो इसका उत्तर है कि नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका भौचक्की रह गई। वह एवरेस्ट लहोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। सुनिए, नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका भौचक्की रह गई, आश्चर्यचकित रह गई और बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रह गई। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दी। तो इसका उत्तर है कि डॉक्टर मीनू मेहता अल्मुनियम सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का निर्माण, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों का बांधना और अग्रिम दल की अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में जानकारी दी थी। मतलब वो एक इंजीनियरिंग टाइप की महिला थी जो जानकारी देती थी किसके बारे में, अस्थायी पुलों का निर्माण, जैसे कोई दर्रा या किसी प्रकार का पुल, खाई माई अगर नाकनी है तो उसको क्या करेंगे, अस्थायी पुल बनाना पड़ेगा। लट्ठों और रस्सियों का उपयोग कैसे किया जाए, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को कैसे बांधा जाए और अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। अगला है, तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा। तो सुनिए कि तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में कहा कि वह एक पर्वतीय लड़की है, उसे तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी, है ना। तो सुनिए, इसका उत्तर है कि लेखिका को अपने दल तथा जय और मीनू के साथ चढ़ाई करनी थी, परंतु वे लोग पीछे रह गए थे, उनके पास भारी बोझ था और वे बिना ऑक्सीजन के आ रहे थे, इस कारण उनकी गति कम हो गई थी। उनकी स्थिति देखकर लेखिका को चिंता हुई और लेखिका चिंतित थी। इसका जो मेन उत्तर है, लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी, तो लेखिका को अपने दल तथा जय और मीनू के साथ चढ़ाई करनी थी। यहीं पर फिनिश हो जाता है, लेकिन ये 25 से 30 शब्दों में लिखना है, इसके लिए इतना बढ़ाना हमको पड़ेगा। अगला है, लोपसांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया। तो सुनिए, लोपसांग ने अपने स्विस छुरी की सहायता से तंबू का रास्ता साफ किया, यानी छुरी की सहायता से तंबू का रास्ता साफ किया। तो इतना तो क्लियर हो गया, क्योंकि तंबू के रास्ते एक बड़ा बर्फ पिंड गिरने से हिमपुंज बन गया था और इससे कैंप नष्ट हो गया था। लेखिका भी उसमें दब गई थी, इसलिए लोपसांग ने छुरी से बर्फ काटकर लेखिका को बाहर निकाला। ठीक है। अगला है, साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की। तो सुनिए, साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी करने के लिए खाना, कुकिंग गैस, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए, दूसरे सदस्यों की मदद के लिए थर्मसों को जूस व गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। ठीक है,
देखिए कितना सटीक और सही आंसर है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं भरा गया है ना, इससे आपको आसानी से आ जाए। देखिए ठीक है, अब जो है आपका है 50 से 60 शब्दों में हमको लिखना है। तो उसमें पहला आपको मिलेगा कि उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया। तो सुनिए, उपनेता प्रेमचंद ने अपने अभियान दल के सदस्यों को पहली बड़ी बाधा कौन सी, खुम्भू हिमपात की स्थिति से अवगत कराया। मतलब पहले उन्होंने बताया कि खुम्भू हिमपात, ठीक है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके दल ने कैंप एक, पहला कैंप 6000 मीटर के ऊपर जो था, जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बना दिया गया है, रस्सियां बांधी गई हैं तथा झंडियों के रास्ते को चिन्हित कर दिया गया है। अगला है, इसके साथ साथ बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना जारी है। यदि हिमपात अधिक हो गया तो अभी तक किए गए सारे काम व्यर्थ हो सकते हैं। ये उनने जो है जानकारी अपने दल को दी, ठीक है। अगला है दूसरा, हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो सुनिए, बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरने को हिमपात कहते हैं। मतलब बड़ी बड़ी जो चट्टानें हैं वो खिसक जाती हैं तो उसे हिमपात कहते हैं। बर्फ की चट्टानें पहाड़ों पर से खिसक जाती हैं, जैसे भूस्खलन होता है ऐसे हिमस्खलन भी होता है। हिमपात बर्फ ग्लेशियर की नदी होती है। हिमपात बर्फ ग्लेशियर है ना, ग्लेशियर मतलब जमी हुई पानी, ठीक है। बर्फ ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल मच जाती है। इसमें बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें तत्काल गिर जाया करती हैं। अन्य कारणों से भी अचानक खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे धरातल पर बड़ी चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं, मतलब दर्रे बन जाती हैं ना, खाइयां बन जाती हैं और बीच में जो है दरारें पड़ जाती हैं जिनको नापना मुश्किल होता है। उसमें अगर कोई गिर गया तो समझ लो उसका काम फिनिश है। अगला है, लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह किया उन्होंने। देखिए सुनिए, तो लेखिका रात 12:30 बजे अपने तंबू में गहरी नींद में सो रही थी। तभी एक सख्त चीज लेखिका के सिर के पीछे हिस्से से टकराई और वह जाग गई। एक लंबा बर्फ पिंड लिहोत्से ग्लेशियर से टूटकर, यानी वो ग्लेशियर होता है बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ टाइप का, तो उससे ग्लेशियर से टूटकर बर्फ को कैंप के ऊपर आ गिरा। जहां वो लोग रुके थे वहां ऊपर आ गिरा। उसमें अनेक हिमखंडों का पुंज था। वह अत्यंत तेज गति के साथ और गर्जना के साथ गिरा था, इसलिए लेखिका के कैंप को नष्ट कर दिया गया था। इससे चोट तो सभी को लगी पर मृत्यु किसी की भी नहीं हुई, ठीक है। अगला है, लेखिका को देखकर की हक्का बक्का क्यों रह गया। तो सुनिए, लेखिका को देखकर जो की था वो हक्का बक्का रह गया क्योंकि इतनी बर्फीली हवा में नीचे उतरना जोखिम भरा था, ठीक है। फिर भी लेखिका सबके लिए चाय व जूस लेने नीचे उतर रही थी और उसे की से भी मिलना था, ठीक है। इसलिए जो की था वो हक्का बक्का था कि भैया बहुत तेज, जो बहुत ठंडी हवा चल रही है, फिर भी लेखिका जो है कितनी हिम्मत वाली है ना, सबके लिए चाय जूस का इंतजाम कर रही है नीचे उतर के। अगला क्वेश्चन है कि एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कितने कैंप बनाए गए और उनका वर्णन भी हमको करना है। तो सुनिए कि एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल 6 कैंप बनाए गए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पॉइंट वाइज है, उनका वर्णन करना है। तो देखिए पहला पॉइंट है कि बेस कैंप, यह मुख्य कैंप था, ठीक है। जो बेस कैंप था मुख्य, तो बेस मतलब आधार होता है तो वही तो मुख्य होगा, है ना। दूसरा कैंप नंबर 2, यह कैंप 6000 मीटर की ऊंचाई पर बना गया। 6000 मीटर आप जानते हैं 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनाया गया। यह हिमपात के ठीक ऊपर था। इसमें सामान जमा था, है ना, सामान वगैरह जो था उनके लिए दैनिक उपभोग के लिए वो रखा हुआ था। जो तीसरा कैंप था यह चढ़ाई के रास्ते में था। चौथा जो कैंप था इसे लिहोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाया गया था।
यह रंगीन नायलॉन से बना था। यहीं लिहोत्से ग्लेशियर से टूटकर बर्फ पिंड कैंप पर आ गिरी थी, यही वो दुर्घटना हुई थी। पांचवा जो कैंप था, कैंप नंबर 4, यह समुद्र तट से 7,900 मीटर की ऊंचाई पर था, लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर। साउथ कोल स्थान पर लगने के कारण इसको साउथ कोल कैंप कहलाया। और जो आखिरी शिखर कैंप था, यह अंतिम कैंप था, यह एवरेस्ट के ठीक नीचे स्थित था। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन है कि चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी। तो देखिए, जब लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची तब वहां तेज हवा के कारण बर्फ उड़ रही थी। जब एवरेस्ट पर पहुंची तो उनको कैसा महसूस हुआ होगा, सुनिए, कि तेज हवा के कारण बर्फ उड़ रही थी। एवरेस्ट की चोटी शंकु के आकार की थी, है ना, शंकु के आकार की। ठीक है, वहां इतनी भी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति एक साथ खड़े हो सके। चारों ओर हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान थी। लेखिका के सामने सुरक्षा का प्रश्न था। वहां फावड़े से बर्फ की खुदाई की गई ताकि स्वयं को सुरक्षित कर स्थिर किया जा सके। शंकु था, है ना, शंकु आप जानते हैं, इस प्रकार की थी वहां की स्थिति, ऐसे थी, देखो इस तरह से। तो यहाँ खड़ा होना मुमकिन नहीं है, तो फावड़े से इसको बनाया गया जिससे कि वो आराम से खड़ी हो सके। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो में जो कंटेंट है एकदम 1 नंबर का है। ठीक है, आपको बिल्कुल क्लियर करा देगा पूरे चैप्टर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय विचेंद्री के किस कार्य से मिलता है। तो सुनिए कि जब विचेंद्री अपने दल के सदस्यों के साथ साउथ कोल कैंप पहुंची तो केवल वह अपने लिए ही नहीं सोच रही थी बल्कि अपने दल के प्रत्येक सदस्य के लिए सोच रही थी। लेखिका ने अपने साथियों के लिए जूस और चाय लेने के लिए तेज बर्फीली हवा में भी नीचे उतरकर जोखिम भरा काम किया। इस व्यवहार से या इस कार्य से उनके सहयोग और सहायता की भावना का परिचय हमको मिलता है। ठीक है, अगला है आशय स्पष्ट करना है कि निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी अपने आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए, मृत्यु को भी। तो सुनिए, यह कथन अभियान दल के नेता कर्नल खुल्लर का है। इन शब्दों का उल्लेख उन्होंने शेरपा कुली की मृत्यु के समाचार के बाद कहा। जो कुली था, सामान लादने वाला, उन्होंने इसलिए कहा, उन्होंने सदस्यों के उत्साहवर्धन करते हुए अभियान के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को वास्तविकता से परिचित कराना चाहा कि भैया अभियान महान है, बड़ा है, छोटा मोटा काम तो है नहीं। इसमें अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए आपको स्वीकार करनी चाहिए वो दुर्घटना। एवरेस्ट कोई आसान काम नहीं है, यह जोखिम भरा अभियान होता है। यहाँ इतने खतरे हैं कि कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है। इसके लिए तैयार रहना चाहिए और विचलित नहीं होना चाहिए। अगला है कि सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। हमको इसका आशय बताना है। सुनिए, इस कथन का आशय है कि हिमपात के कारण बर्फ के खंडों के दबाव से कई बार धरती के धरातल पर दरार पड़ जाती है ना। यह दरार गहरी और चौड़ी होती चली जाती है, हिम विदर में बदल जाती है, दर्रों में। ठीक है, हमने बताया था आपको बहुत खतरनाक होती है बीच की दरार है, यह बहुत खतरनाक होते हैं। और भी ज्यादा खतरनाक बात तब होती है जब पता रहे कि पूरी प्रयास के बाद यह भयंकर हिमपात पर्वतारोहियों व कुलियों को परेशान करता रहेगा। मतलब जो हिमपात है, जो बर्फ गिरना है टूट टूट कर, जी परेशान कहता रहेगा, जी तो क्लियर है ना। अगला है कि बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाली। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। तो सुनिए, इसका आशय है कि लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर घुटनों के बल बैठकर बर्फ पर अपना माथा लगाकर और चुंबन किया।
इसके बाद एक लाल कपड़े में माँ दुर्गा का चित्र और हनुमान चालीसा को लपेटा और छोटी सी पूजा करके बर्फ में दबा दिया। इस रोमांचक यात्रा की सफलता पर वह बहुत खुश थी और सुख के क्षणों में उनने अपने माता पिता को याद किया। ठीक है, अगला है भाषा अध्ययन। आगे हैं जितने भी क्वेश्चन आंसर थे दोस्तों मैंने सब क्लियर करा दिए हैं। इस पाठ में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या पाठ कर संदर्भ दीजिए। निहारा है, धसकना, खिसकना, सागर माथा, जायजा लेना, नुस्खी। निहारा है तो सुनिए, यह पाठ एवरेस्ट की चोटी को बिचेंद्री पाल ने निहारा है। धसकना खिसकना तो सुनिए, ये शब्द हिमखंडों के गिरने के संदर्भ में आए हैं। सागर माथा तो नेपाली एवरेस्ट चोटी को सागर माथा कहते हैं, नेपाली एवरेस्ट चोटी को। जायजा लेना तो यह शब्द प्रेमचंद ने कैंप की परीक्षण निरीक्षण पर स्थित के बारे में प्रयुक्त हुआ है। और नौसिखिया बिचेंद्री पाल ने तेंजिंग को अपने परिचय देते हुए शब्द प्रयोग किया। अगला है कि निम्नलिखित पंक्तियों में उचित विराम पदों का प्रयोग कीजिए। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, है ना। वीडियो काफी लंबी हो रही है दोस्तों, इसलिए मैं आगे अब नहीं कराना चाहता। और बाकी अब इसमें क्या है, शब्द युग में है टेढ़ी मेढ़ी, तो यह बहुत वाक्य में प्रयोग करना है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। और विलोम शब्द है तो मैं इसको भी आपको बता देता हूँ। देखिए इधर आपको विलोम शब्द का आंसर दिख रहा है, और इधर जो उपसर्ग लगाना है तो आपको इधर भी उपसर्ग आपको दिख रहे होंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, इधर आपको जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है तो देखिए इसको भी आप आराम से कर सकते हैं। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर लिखें, अपना नाम लिखें या कुछ भी लिखें। वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।